हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम सूर्य तप इंसोलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला टॉपिक चल रहा है, उसमें आज हम यहाँ सूर्य तप इंसोलेशन तक पहुंचे। तो इंसोलेशन क्या होता है, इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो लूसेंट की बुक में दिया हुआ है उसको हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लग रही है तो हमारे इस चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाले समय में इससे बेहतरीन वीडियो आपको मिल सके। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए। तो बात करते हैं इंसोलेशन की। व्हाट इज इंसोलेशन? इंसोलेशन है क्या? तो इंसोलेशन को अगर समझा जाए तो सौर विकिरण का वह भाग जो पृथ्वी तल पर लघु तरंग के रूप में आता है उसे सौर तप कहलाता है। क्या कहा मैंने? सौर विकिरण का वह भाग जो पृथ्वी तल पर शॉर्ट वेव के रूप में आता है, याद रखना है, शॉर्ट वेव के रूप में आता है, उसे सूर्य तप इंसोलेशन कहते हैं। अब बुक में देख लेते हैं क्या लिखा है। पृथ्वी से यानी सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण को, सौर विकिरण ऊर्जा को सौर तप कहते हैं। यह भी इसकी एक डेफिनेशन हो जाती है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले, ये याद रखना है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले, जबकि सूर्य जो है, सूर्य का जो रेडिएशन है, विकिरण है, वो चारों तरफ जाता है, वो चारों तरफ भेजेगा। लेकिन बात हो रही है सौर्य तप की। तो सूर्य तप जो होता है, ये जो पृथ्वी की तरफ आ रहा है उसे कहा जाता है। ये याद रखना है, जो पृथ्वी की तरफ आता है उसे कहा जाता है। सौर विकिरण का वह भाग जो पृथ्वी तल पर शॉर्ट वेव के रूप में आता है उसे सौर्य ताप कहते हैं। तो ये याद रखना है, सौर्य तप कहते हैं इंसोलेशन। इंसोलेशन को अगर तोड़ के देखा जाए तो इनका मतलब अंदर पृथ्वी की तरफ आने वाला, और सॉल्यूशन का मतलब अपने तरफ पृथ्वी की तरफ आने वाला। तो ये समझ गए आप, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को सौर्य तप कहते हैं। यह ऊर्जा शॉर्ट वेव लघु तरंग के रूप में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है। तो याद रखना है, शॉर्ट वेव के रूप में आती है फ्रेंड्स। और जब पृथ्वी गर्म हो जाती है, पृथ्वी जो छोड़ती है विकिरण, वो लॉन्ग वेव के रूप में छोड़ती है। तो वो अपन आगे देखेंगे। तो देखिए, जो ऊर्जा लघु तरंग के रूप में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है, ये याद रखना है, पूछा जाता है। आगे चलते हैं। वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य से प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर 1.94 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। तो देखिए कितनी ऊष्मा प्राप्त होती है, 1.94 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। धरातल पर प्राप्त सूर्य तप की मात्रा में उष्ण कटिबंधीय में 320 वाट प्रति वर्ग किलो यानी प्रति वर्ग मीटर से लेकर ध्रुवों पर 60 वाट प्रति वर्ग मीटर की विभिन्नता पाई गई है। तो ध्रुव क्षेत्र जो है कटिबंध यानी कटिबंध वाले क्षेत्र में 320 और ध्रुवी क्षेत्र में 70 प्रति वर्ग मीटर की विभिन्नता पाई जाती है। तो ये याद रखना है। सबसे अधिक सूर्य तप उपोष्ण कटिबंधी मरुस्थल पर प्राप्त होता है। तो कभी क्वेश्चन आया कहाँ सर्वाधिक होता है, तो सबसे अधिक सूर्य तप उपोष्ण कटिबंधी मरुस्थल पर प्राप्त होता है, क्योंकि यह मेघाच्छादन बहुत कम पाया जाता है। वहां पे मेघ बहुत कम पाए जाते हैं, ये समझने वाली बात है। सामान्यतः एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग अधिक और महासागरीय भाग अपेक्षित कम मात्रा में सूर्यताप प्राप्त करता है। तो ये याद रखना है। देखिए, महाद्वीपीय भाग पर अधिक और समुद्री महासागरीय भाग पर सूर्यताप प्राप्त होता है ना। तो ये याद रखना है। उसके बाद एक नोट लिखा है, उसको देख लेते हैं फ्रेंड्स। पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की समतल कक्षा से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। ये याद रखो, अब 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, जो विभिन्न अक्षांश पर प्राप्त होने वाले सूर्य तप की मात्रा से बहुत प्रभावित करता है। तो ये भी समझने वाली बात है, सूर्य ताप की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है, ये वाला कोण बहुत प्रभावित करता है। अब आगे चलते हैं, उसके आगे देखते हैं। किसी भी सतह को प्राप्त होने वाले सूर्यताप की मात्रा उस सतह से परावर्तित की जाने वाली सूर्यताप की मात्रा के बीच के अनुपात को एल्बिडो कहते हैं। तो ये एल्बिडो पूछा जा सकता है। व्हाट इज एल्बिडो? तो एल्बिडो वो है जो एल्बिडो उसे कहा गया फ्रेंड्स, जो सूर्य विकिरण जो पृथ्वी तक पहुंचती है और पृथ्वी फिर परावर्तित करने वाले सूर्य तप की मात्रा
परावर्तित करती फिर पृथ्वी, तो परावर्तित की जाने वाले सूर्य ताप की मात्रा के बीच के अनुपात को एल्बिडो कहलाता है। तो ये एल्बिडो, व्हाट इज एल्बिडो आ सकता है आपको। सौर्य विकिरण का यह परावर्तन शॉर्ट वेव के रूप में आता है। तो ये वाला बता दिए थे अपन ने, जो सौर्य विकिरण पृथ्वी की ओर आता है वो शॉर्ट वेव के रूप में आता है, और जो पृथ्वी परावर्तित करके सौर्य विकिरण छोड़ती है वो लॉन्ग वेव के रूप में जाता है। तो ये याद रखना है फ्रेंड्स। उसके बाद आगे चलते हैं। वायुमंडल की बाह्य सीमा पर प्राप्त होने वाले सौर विकिरण का लगभग 32% भाग बादलों की सतह से परावर्तित तथा धूल कण से के प्रकीर्णन होकर अंतरिक्ष में लौट जाता है। तो 32% भाग अंतरिक्ष में लौट जाता है। सूर्य ताप का लगभग 2% भाग धरातल से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस चला जाता है। इस प्रकार सौर विकिरण का 34% भाग धरातल को गर्म करने के काम में नहीं आता। तो 34% भाग जो है धरातल को गर्म करने के काम में नहीं आता, ये याद रखना है। उसके बाद देखिए, सूर्य के प्रकाश में कमी का मूल्य कारण परावर्तित होता है, ना कि अवशोषण होता है। तो ये भी समझना है इसको। तो ये वाले फैक्ट को समझना है फ्रेंड्स। सूर्य से प्रकाश में कमी का मूल्य कारण क्या है? तो परावर्तित है, ना कि अवशोषण है। अवशोषण है, याद रखना है। पृथ्वी सौर्य विकिरण द्वारा प्रसारित ऊर्जा का 51% भाग प्राप्त करती है। तो पृथ्वी जो है 51% भाग प्राप्त करती है। अगला फैक्ट देखते हैं। वायुमंडल सौर्य ऊर्जा का केवल 14% भाग ही ग्रहण कर पाता है। 14% भाग ही ग्रहण कर पाता है। तो इसको समझना है। उसके बाद देखिए, वायुमंडल गर्म तथा ठंडा निम्न विधियों से होता है। तो कुछ विधियां दी गई है, उसको अपन देख लेते हैं अच्छे से, जो आपको समझने में फिर आसानी जाए। तो देखिए, 2 विधियां दी गई है। एक है चालन, जिसे कंडक्शन कहते हैं। तो ये क्या है ये विधि, इसको समझना है। जब असमान ताप वाली 2 वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती है, असमान ताप वाली 2 वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती है, तो अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर उष्मा प्रवाहित होती है। उष्मा का यह प्रभाव जब तक चलता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान एक जैसा ना हो जाए। वायु उष्मा की कुचालक है, ये जानते हैं आप। वायु उष्मा की कुचालक है, अतः चालन प्रक्रिया वायुमंडल को गर्म करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। कभी पूछा जाएगा कौन सी प्रक्रिया? चालन प्रक्रिया वायुमंडल को गर्म करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। वायुमंडल की निचली परत को गर्म करने में चालन महत्वपूर्ण है, चालन प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। तो ये याद रखना, चालन विधि महत्वपूर्ण है। तो ये समझ में आ गया आपको चालन यानी कंडक्शन क्या है। इसमें बताया गया है जब असमान ताप वाली 2 वस्तुएं, मान लो ये 2 वस्तुएं रखिए, जब असमान ताप वाली 2 वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती है, तो अधिक तापमान वाली वस्तु, मान लो इसमें अधिक तापमान है, अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर, जिसमें कम तापमान है उसकी ओर उष्मा प्रवाहित होती है। तो उष्मा प्रवाहित होती है, और उष्मा का यह प्रभाव तब तक चलता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान एक जैसा ना हो जाए। दोनों वस्तुओं का तापमान एक जैसा ना हो जाए, जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान एक जैसा ना हो जाए। वायु तो समझ में आ गया आपको। मान लो 2 गर्म चीजें हैं, तो यहां से जो उष्मा निकलेगी ये इसकी तरफ, ये जो ठंडी वस्तु है वो खींचेगी तो इसके तरफ भी जाएगी। और ऐसी प्रक्रिया कब तक चलती है? जब तक दोनों वस्तुएं एक समान ना हो जाए। यह बताया गया चालन विधि द्वारा कंडक्शन में। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपन आगे, संवहन कन्वेंशन। पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है। गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है, वायुमंडल में ताप संचरण करती है। तो याद रखना है, वायुमंडल में ताप संचरण करती है। वायुमंडल में लंबवत तापमान की यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है। समझ में आ गया डेफिनेशन। वायुमंडल में यह लंबवत तापमान की यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है। जब वायुमंडल की निचली परत भौमिक विकिरण अथवा संचालन से गर्म हो जाती है तो उसकी वायु फैलती है, जिससे उसका घनत्व कम हो जाता है। वायु फैलती है और वायु का घनत्व कम हो जाता है। घनत्व कम होने से वह हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर उठती है। हल्की हो जाती है और वायु जो है ऊपर की ओर उठती है। इस प्रकार यह वायु निचली परत की उष्मा को ऊपर लेके जाती है। तो इस प्रकार यह वायु निचली परत की उष्मा को ऊपर लेके जाती है। ऊपर की ठंडी वायु उस स्थान
लेने के लिए नीचे आती है, तो ऊपर की ठंडी वायु उस स्थान को लेने के लिए नीचे आती है और कुछ देर बाद यह भी गर्म हो जाती है। इस प्रकार संवहन प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल क्रमशः नीचे से ऊपर गर्म होता है, नीचे से ऊपर गर्म होता है। वायुमंडल गर्म होने में यह मुख्य भूमिका निभाता है। कभी क्वेश्चन पूछा कौन सी विधि मुख्य भूमिका निभाती है, तो कन्वेंशन विधियां मुख्य भूमिका निभाती है गर्म होने में। संवहन द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण केवल क्षोभ मंडल तक सीमित रहता है, तो याद रखना है केवल क्षोभ मंडल तक सीमित रहता है इस प्रक्रिया का ऊर्जा का स्थानांतरण। तो उसके बाद एक नोट लिखा है, उसको देख लेते हैं। संवहन द्वारा ऊष्मा का संचारण केवल गैसीय एवं तरल पदार्थों से होता है, क्योंकि उसके अणुओं के बीच एक बंधक कमजोर होता है। यह प्रक्रिया ठोस पदार्थ में नहीं होती, तो याद रखना है यह प्रक्रिया ठोस पदार्थ में नहीं होती, तो ये समझने वाली बात है। अब बात कर लेते हैं अपन विकिरण की, जिसे रेडिएशन कहते हैं फ्रेंड्स, जिसे क्या कहते हैं, रेडिएशन। तो बात कर लेते हैं विकिरण की। किसी पदार्थ को उष्मा तरंग के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को विकिरण कहते हैं। समझ में आया? किसी पदार्थ को उस उष्मा तरंग के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को विकिरण कहते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य से प्राप्त होने वाले किरणों से पृथ्वी तथा उसके वायुमंडल का गर्म होना एक प्रकार का विकिरण कहलाता है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी सौर विकिरण जो लघु तरंग के रूप में आता है, तो पृथ्वी द्वारा प्राप्त सौर विकिरण लघु तरंग के रूप में आता है। पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है, और वायुमंडल में दीर्घ तरंग के रूप में ऊर्जा का विकिरण करती है। तो देखिए पृथ्वी जो है दीर्घ तरंग के रूप में, लॉन्ग वेव के रूप में, दीर्घ तरंग के रूप में ऊर्जा का विकिरण करती है। तो ये समझना है, सूर्य से जो पृथ्वी तक के विकिरण आ रही है वो शॉर्ट वेव के रूप में आती है, और पृथ्वी जब गर्म हो जाती है और खुद विकिरण बन जाती है, विकिरण छोड़ती है, तो वो लॉन्ग वेव के रूप में छोड़ती है, दीर्घ तरंग के रूप में ऊर्जा का विकिरण करती पृथ्वी। तो ये याद रखना है। यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करता है। इस प्रक्रिया को पार्थिक विकिरण कहा जाता है। पार्थिक विकिरण किस प्रक्रिया को कहा गया है? जो पृथ्वी द्वारा विकिरण छोड़ती है, दीर्घ तरंग के रूप में ऊर्जा का विकिरण करती है पृथ्वी, उसे पार्थिक विकिरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहते हैं। समझ में आ गया? पार्थिव विकिरण क्या कहते हैं? व्हाट इज पार्थिव विकिरण? पृथ्वी जब वायुमंडल में दीर्घ तरंग के रूप में ऊर्जा का विकिरण करती है, उसे पार्थिव विकिरण कहते हैं। यह आता है फ्रेंड्स, डायरेक्ट याद रखना है फ्रेंड। आगे चलते हैं। दीर्घ तरंग दैर्घ्य विकिरण वायुमंडल में गैस, मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस गैस द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, ना कि सीधे सूर्य ताप से। देखिए इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, पार्थिव विकिरण द्वारा गर्म होता है वायुमंडल, ना कि सीधे सूर्य के ताप से, ना कि सीधे सूर्य तप से गर्म नहीं होता। पृथ्वी के पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, ये याद रखना है। तो विकिरण आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ये जो मैंने बताया आपको, ये थ्योरी कन्वेंशनल वाला टॉपिक चल रहा है, तो इसको आपको समझना है। तो अब बात करते हैं अभिवहन की। अभिवहन, एडवेंशन। वायु में क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। लंबवत संचलन की अपेक्षा वायु का क्षैतिज संचलन अपेक्षित रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है। मध्य अक्षांश में दोनों मौसम में आने वाले विभिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण ही होती है। तो याद रखना है, मौसम में, दैनिक मौसम में आने वाली विभिन्नताएं अभिवहन के कारण ही होती है। गर्म वायु राशियां जब ठंडे इलाकों में जाती है तो उन्हें गर्म कर देती है। गर्म वायु राशियां जब ठंडे इलाकों में जाती है तो उन्हें गर्म कर देती है। इसे ऊष्मा का संचार निम्न अक्षांशीय क्षेत्र से उच्च अक्षांशीय क्षेत्र तक भी होता है। तो देखिए समझने वाली बात है ये, इसमें ऊष्मा का संचार निम्न अक्षांशीय क्षेत्र से उच्च अक्षांशीय क्षेत्र की ओर होता है, तक भी होता है। वायु द्वारा संचालित समुद्री धाराएं भी
उष्मा कटिबंधों से ध्रुव क्षेत्र से उष्मा का संचार करती है। तो ये भी समझने वाली बात है। वायु द्वारा संचालित समुद्री धाराएं भी उष्मा कटिबंधीय से ध्रुवीय क्षेत्र में उष्मा का संचार करती है। अब एक नोट लिखा उसको देख लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में विशेषतः उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवनों को लू अभिवाहन का ही परिणाम है। तो लू क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत और पाकिस्तान में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? तो लू, उसका नाम है लू, आपने सुना होगा। तो लू, तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये था लेक्चर फ्रेंड्स, जिसमें हमने थ्योरी वाला टॉपिक डिस्कस किए, जिसमें हमने सूर्य तप इंसोलेशन के बारे में डिस्कस किए थे। तो इंसोलेशन क्या था, उसकी निम्न विधियों को देखे अपन ने, और आपको एल्बिडो याद रखना है, पार्थिव विकिरण याद रखना है क्या होता है। तो ये थ्योरी वाला टॉपिक। तो फ्रेंड्स इसके बाद वाले लेक्चर में इसके आगे का डिस्कस करेंगे, जिसमें पृथ्वी का उष्मा बजट डिस्कस करेंगे। इसके बाद वाले लेक्चर में पृथ्वी का उष्मा बजट डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो को आपको देखना है एक बार, और देखने के बाद समझना है, और समझने के बाद आपके पास जो बुक है लुसेंट की, उससे आपको इसको अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। तो यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा था। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले लेक्चर में पृथ्वी का उष्मा बजट में। धन्यवाद।